Assalamu alaikum everyone. In this video we will discuss about कैप्सिड अ वायरस प्रोटीन कोड। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कैप्सिड के बारे में, लेकिन मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में कैप्सिड को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो अगर हम वायरस के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिकॉल करें तो हमने पढ़ा था कि वायरसेस आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्मॉल। देखो, स्मॉल तो होते हैं, हम स्मॉल कह सकते थे, लेकिन हमने कहा है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी नहीं है। ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा स्मॉल है। और फिर इसी तरह हमने कहा है कि ये सब माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक का तो मतलब होता है कि जो हमारे पास हम माइक्रोस्कोप से यूज कर रहे हैं। अब सब माइक्रोस्कोपिक का है कि ये हमारे पास इजीली माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे सकते। ठीक है, दीज आर टू स्मॉल टू बी सीन विद लाइट माइक्रोस्कोप, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप या आप कह लें। इसका मतलब है कि ये क्या है, सब माइक्रोस्कोपिक है, कि हम इसको सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है ना। अब एक्सेप्शंस तो हमारे पास थी, उन एक्सेप्शंस को अगर आप इग्नोर कर दें, उन एक्सेप्शंस को निकाल के बाकी आपके पास जो है लाइट माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आते। कुछ जाइंट वायरसेस जो अब हमें डिस्कवर किए हैं हमने, उसमें हाँ हम उनको लाइट माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। इसी तरह ही बात हो रही है कि यूजुअली स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से स्मॉल होते हैं। इसमें भी हमारे पास जिस तरह से अब एक्सेप्शंस होती हैं, इसमें हमारे पास माइकोप्लाज्मास की और क्लेमेडिया की हमारे पास एक्सेप्शन है। किसकी एक्सेप्शन है? इसमें हमारे पास एक्सेप्शन है, एक तो माइकोप्लाज्मा है, एंड नेक्स्ट हमारे पास है क्लेमेडिया की। इसमें हमारे पास क्या होता है, अब ये दोनों जो हमारे पास वायरसेस बैक्टीरियाज हैं, ये हमारे पास लार्जेस्ट जो वायरसेस हैं उनके साइज के होते हैं। ठीक है, आर अबाउट द साइज ऑफ लार्जेस्ट वायरस। अंडरस्टैंड? तो आपके पास यूजुअली ये हमारे पास, अगर हम ओवरऑल बात करें तो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, लेकिन हमारे पास माइकोप्लाज्मा से क्लेमेडिया जो है, ये हमारे पास जो लार्ज वायरसेस हैं वो तकरीबन इनके साइज के होते हैं। डायमीटर की अगर हम बात करें, साइज की बात करें, तो ये 5 से 300 to 400 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। ठीक है, अब उसका मतलब क्या है, इस साइज का मतलब ये है कि जो हमारे पास, अब अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो हमारे पास ये तकरीबन राइबोसोम्स के साइज के होते हैं। राइबोसोम्स हमारे पास क्या है, हमारे पास स्मॉलर ऑर्गेनल है। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है हमारे पास सेल का, और हमारे पास जो वायरसेस होते हैं वो अबाउट द साइज ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट जो है हमारे पास राइबोसोम्स के साइज से होते हैं, और फिर हमारे पास जो, अगर हम लार्जेस्ट की बात करें तो उनको हम लाइट माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। और अगर हम क्या बात करें, लार्जेस्ट की बात करें, सो दे आर विजिबल विद लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे थोड़ी डिटेल के साथ। यहाँ पर सिर्फ हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली स्मॉल होते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूजुअली स्मॉलर देन बैक्टीरिया होते हैं, और रेंज अगर हम बात करें तो 5 to 300 to 400 नैनोमीटर में होते हैं। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियो कैप्सिड की, तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट वायरस होते हैं वो आपके पास किससे मिलके बने होते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड से मिलके बने होते हैं। सिंपलेस्ट वायरस जो हमारे पास है वो आपके पास न्यूक्लियो कैप्सिड से मिलके बना होता है। अब न्यूक्लियो और कैप्सिड, न्यूक्लियो का वर्ड हमारे पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास इसका जो जीनोम है वो हम डिस्कस करेंगे कि इसका जीनोम हमारे पास है। तो हमने ये भी प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब न्यूक्लिक एसिड यहाँ की अगर हम बात करें तो ये कैन बी डीएनए और आरएनए, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, बट नॉट बोथ, दोनों नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। उसके बाद हमने बताया था कि ये आपके पास जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि कैन बी सर्कुलर और लीनियर, सर्कुलर भी हो सकता है अब ये न्यूक्लिक एसिड, और आपके पास क्या हो सकता है,
या फिर लीनियर भी हो सकता है। ये सारे डिपेंड करता है हमारे पास वायरस के ऊपर। सेगमेंटेड भी हो सकता है, नॉन सेगमेंटेड भी हो सकता है। ये इंशाल्लाह जब हम वायरस को डिस्कस करें, वायरस जीनोम को डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर हम इस बात को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कैप्सिड। कैप्सिड हमने बताया था कि कैप्सिड क्या होता है, हमारे पास प्रोटीन कोट होता है सेल का, ठीक है, ओ सॉरी वायरस का, प्रोटीन कोट ऑफ वायरस, जो हमने शुरू में डेफिनेशन में भी लिखा है। तो ये क्या है, वायरस का एक प्रोटीन कोट है। अब कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ कैप्सोमेर्स। किसी से मिलकर बना होता है, ये कैप्सोमेर से मिलकर बना होता है। अगर हमारे पास कैप्सिड है, तो कैप्सिड का सब यूनिट क्या होता है, कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है, कैप्सोमेर से। और ये कैप्सोमेर किससे मिलकर बना होता है, वो प्रोटोमर से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब आपके पास इसका फंक्शन क्या होता है कैप्सिड का, मतलब कि देखो हमने कहा था ना, ये अगर इसका हो गया न्यूक्लिक एसिड हो गया, तो ये हमारे पास हो गया इसका कैप्सिड। यहाँ पर आपके पास ये जी सारे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये सारा उसके ऊपर प्रोटीन कोड होती है। अब ये प्रोटीन कोड होती है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कैप्सिड है। अब ये जो कैप्सिड है हमारे पास, कैप्सोमेर्स हैं, ये आपके पास कैन बी एक तरह की प्रोटीन भी हो सकती है और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कैन बी सेम प्रोटीन और डिफरेंट, ये एक ही प्रोटीन के भी मिलके बने हो सकते हैं और डिफरेंट प्रोटीन से भी मिलके बने हो सकते हैं। जिस तरह अब यहाँ पर सारे अगर हम ब्लू में दिखा रहे हैं, तो सारे इसमें मिलके बने हुए हैं इस कलर में। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि जिस तरह मैं यहाँ पर दिखा दूं कि ये इस तरह कुछ रेड भी ऐड कर दे हम, तो ये टू टाइप्स ऑफ कैप्सिड इसके अंदर जो कैप्सोमेर्स जो है वो हो जाएंगे, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसके अब फंक्शंस के ऊपर, क्या फंक्शंस क्या होते हैं इसके कैप्सिड के, हमारे पास जरूरी क्यों है कैप्सिड। तो कैप्सिड का जो नंबर वन फंक्शन है वो ये है कि क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, वायरस के जीनोम को प्रोटेक्ट करता है। और नंबर टू जो इसका फंक्शन है वो क्या करता है, इट हेल्प्स आउट, या ये एड करता है, इट एड्स इन इट्स ट्रांसफर, या वायरस के ट्रांसफर की, एड्स इन इट्स ट्रांसफर बिटवीन द होस्ट सेल्स, के होस्ट सेल्स के दरमियान में जब वायरस का ट्रांसफर हो रहा होता है, तो ये उसमें हेल्प आउट करता है। तो दिस इज समथिंग अबाउट कैप्सिड। अब अगर हम सिर्फ कैप्सिड को ही डिटेल में स्टडी करना चाहें, तो हम उसके लिए कुछ टर्म्स को पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम अगर कैप्सिड सॉरी अगर हम कैप्सिड को डिस्कस करना चाहें, तो हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास आपके पास टर्म्स आ जाएंगी, ससेप्टेबल, रेजिस्टेंट और परमिसिव। अब ससेप्टेबल आपके पास क्या होता है, ससेप्टेबल आपके पास हम उस केस में कहते हैं जब इसके पास आपके पास क्या होता है, रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। कोई भी सेल जो है उसके पास रिसेप्टर होते हैं, प्रॉपर सेल है फंक्शनल रिसेप्टर, ठीक है। सेल के पास क्या होता है, सेल के पास फंक्शनल रिसेप्टर होता है टू अटैच वायरस, ठीक है। अब ये एक सेल है, इसके ऊपर ये एक रिसेप्टर जिससे आके वायरस ने अटैच होना है, ठीक है। अब क्या होता है, अब लाजमी नहीं है कि अटैच तो हो गया, जो उसकी इंटरनल कंडीशंस हैं, सेल के अंदर कंडीशन है, वो सपोर्ट करती हैं वायरल रेप्लिकेशन को या नहीं करती, ठीक है। तो इट्स मे और मे नॉट सपोर्ट वायरल रेप्लिकेशन, ठीक है। अब लाजिम नहीं कि अगर एक सेल ससेप्टेबल है तो उसके अंदर वायरस की रेप्लिकेशन भी होगी, वो ससेप्टेबल है तो सिर्फ उसका ये मतलब है कि वायरस आकर इधर जो इसके ऊपर अटैच हो सकता है। और रेजिस्टेंट सेल आपके पास होते हैं, सेल विच डू नॉट हैव रिसेप्टर्स, जिसके पास रिसेप्टर ही नहीं होते, ठीक है। हमारे पास इनके पास जो है रिसेप्टर होते ही नहीं है वायरस की अटैचमेंट के लिए। अब परमिसिव क्या होते हैं, परमिसिव आपके पास वो वाले सेल्स को हम कहते हैं जो कि आपके पास वायरल रेप्लिकेशन को सपोर्ट कर सके, ठीक है। ये आपके पास क्या कहते हैं, इंटरनल कंडीशंस दैट अलाउ वायरल रेप्लिकेशन, सेल की इंटरनल कंडीशंस जो है वायरल रेप्लिकेशन को अलाउ करती हैं, सेल इंटरनल कंडीशंस अलाउ वायरल रेप्लिकेशन, ठीक है। अब ये हो सकता है कि इट मे और मे नॉट बी ससेप्टेबल, ये हमारे पास हो भी सकता है कि ससेप्टेबल हो और मे नॉट बी ससेप्टेबल, लाजिम नहीं है कि अगर इसकी इंटरनल कंडीशंस हैं तो ये ससेप्टेबल भी हो,
हो सकता है ये इसके इंटरनल कंडीशंस तो फिजिबल हों, लेकिन जो हमारे पास इसके ऊपर रिसेप्टर है वो ही वायरस को अटैच ना कर सकता हो, वो फंक्शनल रिसेप्टर ना हो वायरस के लिए। ठीक है। तो आपके पास, अब जब कैप्सिड में होस्ट सेल की बात करेंगे, सो दैट होस्ट सेल शुड बी ससेप्टिबल। ससेप्टिबल का मतलब क्या होगा? ससेप्टिबल मीन्स हैव प्रॉपर रिसेप्टर। ठीक है, ये ससेप्टिबल भी हो और परमिसिव भी हो। परमिसिव का मतलब क्या है? सपोर्ट वायरल रेप्लिकेशन। ठीक है, ये सपोर्ट करता हो, किसको सपोर्ट करता हो? वायरस की रेप्लिकेशन को भी इंटरनल कंडीशन इसकी सारी सपोर्ट करती हो। तो ये दो कंडीशन होंगी होस्ट सेल में, तो ही वो वायरस का जो प्रॉपर इन्फेक्शन है उसके अंदर जो है होगा। अ ससेप्टिबल एंड परमिसिव सेल इज द ओनली सेल दैट कैन टेक अप अ वायरस पार्टिकल। वायरस पार्टिकल को वो टेक भी कर सकता है, कि ये आपके पास एक सेल है तो इसके ऊपर रिसेप्टर भी हो कि ये वायरस पार्टिकल को टेक भी कर सकता हो, और फिर क्या कर सकता हो, उसको उसके अंदर जो है इंटरनल कंडीशन में वायरस की रेप्लिकेशन भी करवा सकता हो। ठीक है, तो जाके वो आपके पास प्रॉपर जो है इसमें हेल्प आउट करता है। तो अब सबसे पहले हम कैप्सिड की बात करें तो हमने कहा था कि प्रोटेक्ट करता है वायरस के जीनोम को फ्रॉम न्यूक्लियस। अब अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियसिस क्या है? न्यूक्लियस एंड में ए एस सी है, तो इट्स मीन इट इज एन एंजाइम। ए एस सी हमारे पास एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपके पास क्या है? क्लीविंग एंजाइम्स होते हैं। क्लीविंग एंजाइम्स होते हैं, इनका क्या काम होता है, क्या करते हैं ये आपके पास क्या करते हैं? जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है हमारे पास, उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जाकर उसकी ब्रेक डाउन करवा देते हैं। ठीक है, ये उसको कट करवा देते हैं डीएनए को, या कोई भी जो न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए होता है, उसके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। कट द न्यूक्लिक एसिड किस तरह कट कर सकते हैं? कि उनके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ देते हैं। ठीक है। अब न्यूक्लियसिस हमारे पास जो है, अगर हमारे पास डीएनए होगा तो वो डीएनए पे हेल्प आउट करेगा, मतलब कि क्या करेगा? ये रिमूव करेगा या कट करेगा, किसको? डाइजेस्ट करेगा डीएनए को। और अगर हमारे पास ये हमारे पास आरएनए होगा, तो ये किस चीज को डाइजेस्ट करेगा? ये डाइजेस्ट करेगा आरएनए को। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है डिफरेंट, हमारे पास इसकी टाइप्स होती हैं। हम जानते हैं एंडोन्यूक्लियसिस होते हैं, जो कि हमारे पास सेंटर से कहीं से कट करते हैं। हमारे पास एक्सोन्यूक्लियसिस होते हैं, जो हमारे पास टर्मिनल साइड से जो है कट करते हैं। और हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस भी होते हैं, जो कि हमारे पास जो है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाके कट आउट करते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सारा न्यूक्लियस का काम है, मतलब कि जो डैमेज कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है डीएनए को, उससे हमारे पास जो है वायरस जो है वायरस के जीनोम को जो कैप्सिड है वो प्रिवेंट करता है, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। दूसरा ये है ट्रांसफर में हेल्प आउट करता है होस्ट सेल में। तो होस्ट सेल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अटैचेस द वायरियन टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द होस्ट सरफेस। अब जो वायरस ने होस्ट सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर है उससे अटैच होना है, वो थ्रू इट्स कैप्सिड होना है। ठीक है, तो ये उसकी हेल्प करता है। ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारे पास ये होता है कि सम वायरसेस में आपके पास जो है वो दोबारा इन्वेलप से कवर होते हैं। कुछ वायरसेस जो है हमारे पास वो किस चीज से कवर होते हैं? इन्वेलप, उनके ऊपर एक्स्ट्रा एक एडिशनल इन्वेलप भी होता है। ठीक है। अब जो ये इन्वेलप होता है, ये इन्वेलप जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये इन्वेलप जो है यूजुअली कॉम्बिनेशन होता है। यूजुअली कॉम्बिनेशन किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है? ये लिपिड्स का, प्रोटीन्स का और कार्ब्स का। लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्ब्स का। ठीक है। अब होता क्या है कि जब एक वायरस जो है अपने होस्ट सेल से रिलीज हो रहा होता है, वहां से रिमूव हो रहा होता है, तो वो रिमूव होता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रूजन। ठीक है, एक्सट्रूजन का अभी हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें आपके पास कोई भी सेल जो है वो रिमूव करता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ना मटेरियल को। ठीक है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जिस तरह वायरसेस वगैरह हैं। तो अभी एक्सट्रूजन प्रोसेस जब होता है तो सेल के ऊपर, जो वायरस के ऊपर है, वो एक कोट बन जाता है होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। जब ये एक्सट्रूजन हो जाती है तो आपके पास ये एक्सट्रूजन का प्रोसेस क्या करता है? इसकी वजह से कोट कर देता है वायरस को, कोट वायरस विद द होस्ट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे ये कोट कर देता है। ठीक है।
अब फिर होता क्या है, और इसकी वजह से जो लेयर होती है वो वायरस का इन्वेलप बन जाती है, जो फिर उसके ऊपर ये कोट बनता है, ये जो कोट बन जाता है, ये कोट उसके ऊपर क्या बन जाता है, उसका इन्वेलप बन जाता है। ठीक है। अब होता है क्या है, बहुत सारे केसेस में हमारे पास जो इन्वेलप है उसमें जो प्रोटीन है वो हमारे पास वायरस का न्यूक्लिक एसिड डिटरमिन करता है, और जो मटेरियल वगैरह सारा है वो ज्यादातर हमारे पास जो भी हमारे पास कैप्सिड होता है ये उसका वायरस का न्यूक्लिक एसिड ही डिटरमिन कर रहा होता है। अब हमने बात कर दी थी कि वायरस की सिंपली जी ये हमारे पास उसका जीनोम था, ये उसके ऊपर जो है उसका कैप्सिड था, हमने कहा कैप्सिड के ऊपर प्रोटीन कोट इन्वेलप हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अब इन्वेलप हमने कहा था कि ये जो कैप्सिड कैप्सोमेर्स हैं ये सेम प्रोटीन भी हो सकते हैं, डिफरेंट प्रोटीन भी हो सकती हैं। कैप्सिड की भी हमने बात की कि सेम और डिफरेंट प्रोटीन्स हो सकती हैं। अब इसके ऊपर आपके पास स्पाइक्स हो सकती हैं, इसके ऊपर आपके पास जो है स्पाइक्स हो। ठीक है। अब स्पाइक्स आपके पास क्या होते हैं, अब ये भी कंपलसरी नहीं है कि हर वायरस के ऊपर स्पाइक्स होनी जरूरी ही है, ये भी आपके पास कुछ वायरस में हो सकती है, नहीं हो सकती, मे और मे नोट वाला सिस्टम ही है यहाँ पर। ठीक है। अब स्पाइक्स होती क्या है, अगर हमने यहाँ पर इन्वेलप की बात की थी तो हमने कहा था कि वो कॉम्बिनेशन होता है। अब इसी तरह अगर हम स्पाइक्स की बात करें तो स्पाइक्स जो है ये आपके पास कॉम्बिनेशन होती है, या हम कहते हैं कम्प्लेक्स होता है कार्ब्स और प्रोटीन्स का। ठीक है। कार्ब्स का और प्रोटीन का कम्प्लेक्स होता है। स्पाइक्स जो है हमारे पास कम्प्लेक्स होती हैं कार्ब्स की और प्रोटीन्स की, जो अब कहाँ ये इसने कहाँ पर प्रोजेक्ट होना होता है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ इन्वेलप। ये होता है कहाँ से प्रोजेक्ट होती है, दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ इन्वेलप। ये कहाँ से प्रोजेक्ट होंगी, सरफेस ऑफ इन्वेलप से, जिससे ये अब हम मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है। ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट होती है, ये लाजमी नहीं है कि हर वायरस के ऊपर ही हो, लेकिन जिसके ऊपर होती हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके लिए ये रिलायबल वायरस जो है उसके ऊपर रिलाई कर रहा होता है, और ये वायरस का मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन बन जाती हैं, कि वायरस इसकी वजह से पहचाना जाता है, इसकी वजह से फंक्शन करता है। जिस तरह हमारे पास इन्फ्लुएंजा का केस है, इसको मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन बन जाती हैं, जैसे कि हमारे पास मैंने कहा है कि इन्फ्लुएंजा का केस है, तो इन्फ्लुएंजा में हमारे पास क्या होता है, उसकी जो स्पाइक्स होती हैं, स्पाइक्स की मदद से आरबीसीज की क्लम्पिंग होती है। ठीक है, आरबीसीज क्लम्प होते हैं। इन्फ्लुएंजा का टॉपिक भी हम इसी अपने सीरीज में कंप्लीट जो है किसी वीडियो में कवर करेंगे, और जीनोम का भी जो नेक्स्ट हमारे पास वीडियो आएगी वो जीनोम पे आएगी, जिसमें हम कंप्लीट जीनोम को स्टडी करेंगे। उसमें हम बाल्टीमोर जो उसकी क्लासिफिकेशन है उससे रिलेटेड जो है करेंगे, और इसी तरह इन्फ्लुएंजा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस पे भी हम पूरा जो है एक टॉपिक कवर करेंगे। बेसिकली इसमें आरबीसीज की क्लम्पिंग होती है। अब जब आरबीसीज क्लम्पिंग होती है इसको हम कहते हैं हीमोग्लूटिनेशन। हीमोग्लूटिनेशन अब ये जो क्लम्पिंग होती है उसकी स्पाइक्स की वजह से ही, मेजरली उसकी स्पाइक्स की वजह से ही होती है। और अब यहाँ पे हमारे पास जो इसमें भी जो स्पाइक्स हैं, अब ये स्पाइक्स सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं, टाइप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइक्स भी हो सकती है, जिस तरह हमारे पास इन्फ्लुएंजा के केस में भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइक्स हैं हमारे पास, सेम एक ही तरह के स्पाइक्स नहीं है। तो ये क्या करती हैं, अपना रोल प्ले करती हैं, स्पाइक्स में बी वन और डिफरेंट टाइप, एक से ज्यादा टाइप्स की भी हो सकती हैं। अब होता क्या है हमारे पास, जब हमारे पास किसी भी होस्ट की बॉडी में, किसी भी होस्ट सेल के अंदर आपके पास होस्ट सेल है, ये मैं कह देती हूँ कि ये आपके पास एक होस्ट सेल है। जब इस होस्ट सेल के ऊपर, इसको हम कह दिया कि ये क्या है, होस्ट सेल। जब इस होस्ट सेल के ऊपर वायरस ने अटैक करना है, वायरस ने इसके ऊपर अटैक करना है, तो वायरस ने क्या करना है, हमारी बॉडी ने जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल ने क्या जनरेट करनी है, होस्ट सेल ने इसके नतीजे में बना देनी है एंटीबॉडीज, जो कि हमारी बॉडी किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट बनाती है। अभी जब एंटीबॉडीज जो होस्ट की एंटीबॉडीज है, तो हमसे लिखते हैं होस्ट एंटीबॉडीज प्लस जो वायरस सेल है। अब ये जो वायरस है इसका इंटरेक्शन जब होगा, किसकी इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन ऑफ होस्ट सेल बॉडीज एंड वायरस। जब ये इंटरेक्शन होगी तो ये वायरस क्या हो जाएगा, वायरस डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये हमारे पास नॉर्मल हम जो प्रोसीजर होता है हमारी बॉडी में वो होता है, लेकिन इन सम केसेस जो है हमारे पास, सम वायरसेस ओवरकम एंटीबॉडीज, कुछ वायरसेस जो है वो इस एंटीबॉडीज को ओवरकम कर लेते हैं। वो इसलिए होता है कि जो हमारे पास जीन्स जो है हमारे पास वायरस में वो ससेप्टिबल होती हैं म्यूटेशन के लिए।
जो जीन्स है वो म्यूटेशन के लिए ससेप्टेबल होती हैं, तो जो हमारे पास प्रोजेनी होती है वो म्यूटेट प्रोजेनी बनती है। ठीक है, जिसके नतीजे में आपके पास क्या बनेगी, म्यूटेट प्रोजेनी बनेगी, जब वो न्यू प्रोजेनी आएगा, जब वो न्यू प्रोजेनी होगी। तो अभी जो न्यू प्रोजेनी बनेगी, म्यूटेट प्रोजेनी बनेगी, ये अभी जो जो एंटीबॉडी है ये वाली, इसके इससे रेजिस्टेबल हो जाएगी। ठीक है, ये इससे रेजिस्ट करेगी। तो ये इस यही केस हमारे पास इन्फ्लुएंजा में होता है कि इन्फ्लुएंजा हमें बार बार इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो जो है वो वायरस जो है म्यूटेट करता है, और म्यूटेट होने के बाद आके वो दोबारा हमारी बॉडी पे इन्फेक्शन कॉज कर देता है, ऑल्दो वी हैव एंटीबॉडीज। सो ये हमारे पास थोड़ा सा डिटेल में लेक्चर था कैप्सिड के ऊपर। आई होप यू लाइक इट।